और देखिए, आगरा में ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ने के आरोप लगे हैं। 2 लोगों का नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एएसआई अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला नहीं है। ताजमहल के गार्डन में 2 लोगों पर नमाज पढ़ने के आरोप लगे हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो गार्डन आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये ताजमहल का गार्डन है, जहां पर ये आरोप लगे हैं कि 2 व्यक्ति यहां पर नमाज पढ़ रहे थे। हालांकि एएसआई अधिकारी अभी इस मामले की जानकारी उनके पास नहीं है। वाराणसी से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई अब पूरी हो गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से जिला कोर्ट में केस ट्रांसफर करने का यह मामला था। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। विश्व वैदिक सनातन संघ आपत्ति दायर करेगा। 4 महिलाओं द्वारा याचिका पर आपत्ति दायर की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट से मुकदमे को जिला जज की कोर्ट में चलाने की अर्जी डाली गई है। आदि विश्वेश्वर की पूजा के अधिकारी ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम प्रवेश रोक और हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर को सौंपे जाने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जिला कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी डाली गई है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से जिला कोर्ट में केस ट्रांसफर करने का ये पूरा मामला है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, आज सुनवाई पूरी हो चुकी है, अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी, लेकिन आज की सुनवाई में क्या खास रहा, क्या अहम रहा? देखिए, 30 नवंबर को सुनवाई होनी है, ये आपने पहले ही बता दिया है, और अगली सुनवाई की जो डेट है अब इसका इंतजार है। आज की सुनवाई में खास बात ये रही थी कि जिस तरह से आदि विश्वेश्वर की पूजा के अधिकार और ज्ञानवापी परिसर मुस्लिमों से दूर रखकर कहीं न कहीं सनातनियों को सौंप दिया जाए, इसे लेकर जो मांग रखी गई थी कोर्ट में, उसके अगेंस्ट जो अगर बात करें उसके अलग अलग हटके जो 4 महिलावादी हैं, इन्होंने याचिका दायर की थी कि अब इस पूरे मामले को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए और उसी मामले से जोड़कर इसकी सुनवाई हो। आज इस पर सुनवाई हुई। इस पर पूरे जो चार महिलावादी हैं उन्होंने अपने विचार रखे, इसके साथ ही उनके अधिवक्ता ने अपने विचार रखे। अब अगली जो अगर बात करें अगली तारीख 30 नवंबर को, तो विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से इनके जो बयान इन्होंने अपने कोर्ट में दर्ज कराए हो उस पर आपत्ति दर्ज की जाएगी। तो अब ये देखना होगा कि विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से कौन से तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, कि जो महिलावादीगण हैं उन्होंने जो अपने विचार और तथ्य रखे हैं उसके आगे कौन से तथ्य सामने रखते हैं, ताकि इनका मुकदमा अलग चले और उनका मुकदमा अलग चले। ये देखने वाली बात होगी। 30 नवंबर का इंतजार। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए नीतीश। तो देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट से जिला कोर्ट में केस ट्रांसफर करने का पूरा मामला, जिस पर आज सुनवाई हुई, अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होनी है। और वहीं इस ज्ञानवापी केस को लेकर एक याचिका पर हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले में एक और सुनवाई हुई। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर यह सुनवाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई से इस पर जवाब मांगा है। एएसआई को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट ने पूछा कि कार्बन डेटिंग से आकृति को नुकसान तो नहीं होगा। अब 30 नवंबर को अगली सुनवाई हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर करेगा। हकीकत का पता लगाए जाने के लिए कार्बन डेटिंग के अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग या फिर किसी दूसरे तरह के साइंटिफिक सर्वे की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है, तमाम मामले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, देखिए, बहुत बड़ा मामला है जिस पर सुनवाई हुई है, और कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर खास तौर पर कथित शिवलिंग की क्या अहम, क्या महत्वपूर्ण? देखिए, वाराणसी के विवादित परिसर का जब सर्वे चल रहा था तो 16 मई को वहां पर जो वजू खाना है वहां से एक कथित शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी, और उसी की कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग को लेकर वाराणसी की अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी। जो याचिकाकर्ता 4 महिलाएं हैं उन्होंने याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से अर्जी खारिज हो गई थी। तो निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे मुनीर की बेंच में हुई और कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ये पूछा है कि आप बताइए कि क्या जो कथित शिवलिंग है उसको नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग कराई जा सकती है या नहीं, और उससे क्या है जो शिवलिंग है या जो विवादित परिसर है उसकी सही एज कितनी है, वो कितना पुराना है, इस बारे में पता लगा
लगाया जा सकता है नहीं, या आपके पास कोई और टेक्निक हो कार्बन डेटिंग के अलावा तो वो बताइए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से 3 महीने की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आप जवाब दाखिल करिए। और कोर्ट इस मामले में 30 नवंबर को फिर से सुनवाई करेगा और 30 नवंबर को ही एएसआई का जो हलफनामा है वो कोर्ट में रिकॉर्ड के तौर पर पेश किया जाएगा। कुल मिलाकर कई अहम सवाल हैं, 19 सवालों के जवाब पहले मांगे गए हैं, जिनमें से एक ये भी है कि कथित शिवलिंग को तो नुकसान नहीं होगा। 30 नवंबर को सुनवाई में इसका जवाब मिलने की पूरी संभावना है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ में एक और बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। यजदान के बाद अब खुर्रम बिल्डर पर एलडीए की कार्रवाई हुई है। महानगर इलाके में 5 मंजिला इमारत को तोड़ दिया गया। 3 मंजिल की परमिशन लेकर 5 मंजिल इमारत बनाई गई थी। सचिवालय कॉलोनी के पास जो इमारत बनी थी उस पर कार्रवाई हुई है। आवासीय इलाके में 5 मंजिला फ्लैट बना हुआ था, जबकि जो परमिशन थी वो 3 मंजिला की थी। एलडीए की टीम फ्लैट को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। महानगर इलाके के सचिवालय कॉलोनी के पास ध्वस्तीकरण हो रहा है। जेसीबी लगाकर फ्लैट तोड़ा जा रहा है। भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती है। तो देखिए, यजदान बिल्डर्स के बाद अब एक और बिल्डर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 मंजिला इमारत को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। परमिशन ली गई थी 3 मंजिला इमारत की, लेकिन 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, जिसके बाद एलडीए की टीम वहां पर पहुंची। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई चल रही है। महानगर इलाके में 5 मंजिला इमारत को तोड़ा गया है। प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है। विक्रम सैनी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुजफ्फरनगर दंगे में 2 साल की सजा में विक्रम सैनी को कोई राहत नहीं मिली है। आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। सजा पर रोक लगाने की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले में अब कल सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। देखिए, विधानसभा की सदस्यता से बर्खास्त होने वाले बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह सैनी को आज राहत नहीं मिल सकी है। विक्रम सिंह सैनी को सजा के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई टल गई है। सजा पर रोक लगाए जाने की मांग वाली पत्रावली रिकॉर्ड के तौर पर कोर्ट में पेश ना हो पाने की वजह से आज सुनवाई नहीं हो चुकी है और आज इस मामले में सुनवाई ना हो पाने की वजह से 22 नवंबर यानी कि कल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। विक्रम सिंह सैनी ने मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 2 साल की सजा मिली थी और इसको लेकर ही एक अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन उस पर सुनवाई आज नहीं हो पाई है। कल इस मामले पर अब सुनवाई होगी। खबर लखनऊ से है। महानगर में प्रशासन की कार्रवाई हुई है। जोनल अधिकारी के निर्देश पर तोड़फोड़ की गई। महानगर में भूखंड संख्या 362 सेक्टर में ये तोड़फोड़ की गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बड़ी कार्रवाई हुई है। महानगर में भूखंड संख्या 362 सेक्टर में ये तोड़फोड़ की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ हम इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लखनऊ में महानगर में प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जोनल अधिकारी के निर्देश पर तोड़फोड़ की गई। भूखंड संख्या 362 सेक्टर में ये तोड़फोड़ हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार राजधानी में देखने को मिल रही है। लखनऊ में जहां महानगर की तस्वीरें, प्रशासन ने ये कार्रवाई की। जोनल अधिकारी का निर्देश था और उसी निर्देश के बाद ये तोड़फोड़ की गई। भूखंड संख्या 362 पर यह कार्रवाई हुई है। देखिए, लगातार यहां पर तोड़फोड़ की प्रक्रिया चल रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मजदूर लगातार ये ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। जोनल अधिकारी की तरफ से निर्देश दिए गए थे और इसी निर्देश का पालन करते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। महानगर में प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है, जहां जेसीबी की मदद से कार्रवाई की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। लगातार अवैध इमारतों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई। पहले यजदान बिल्डर्स पर जो कार्रवाई की गई, उसके बाद आपने एक और तस्वीर देखी, जहां 3 मंजिला की परमिशन लेकर 5 मंजिला इमारत बना दी गई, फिर उसे तोड़ा गया। अब ये जो तस्वीरें, भूखंड संख्या 362 सेक्टर का मामला है, जहां पर जोनल अधिकारी के निर्देश के बाद कार्रवाई की गई है, तोड़फोड़ की जा रही है। खबर है पीलीभीत से, जहां मशरूम उत्पादन फार्म में अचानक से भीषण आग लग गई। फार्म में आग लगने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक गाय के आग में झुलसने की भी खबर है।
आग को बुझाने में जुटी हुई है फायर ब्रिगेड की टीम। थाना न्यूरिया क्षेत्र के टांडा विजयसी के रबिन मंडल फार्म का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अचानक से आग लग गई और एक गाय आग में झुलस गई है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। पीलीभीत से तस्वीरें। मशरूम उत्पादन फार्म था, जहां पर अचानक से भीषण आग लग गई। अब खबर है हमीरपुर से। खनन माफिया के हौसले कितने बुलंद है वो आपको बताते हैं। सरेआम दरोगा और सिपाही पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस के कार्रवाई करने पर माफिया ने ये हमला बोला। हमला करने वाले 5 खनन माफिया गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पुलिस ने अवैध खनन करने पर जेसीबी समेत 3 वाहन भी जब्त किए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करने वाली जेसीबी मशीन सहित 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मिट्टी का अवैध खनन करके ले जा रहे 3 मिट्टी के ट्रकों को रोककर खनन रॉयल्टी मांगी थी। मामला थाना कुरारा के पतारा रोड मोड़ का बताया जा रहा है। रामपुर उपचुनाव से पहले आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आजम के मीडिया प्रभारी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। आजम के साथ ही फसाहत खान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा ज्वाइन करवाई है। तो रामपुर उपचुनाव से पहले ये बहुत बड़ा झटका है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आजम के काफी करीबी माने जाते हैं फसाहत, और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और ऊर्जावान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हर तबके को, हर वर्ग को, कमज़ोर को उसका हक मिल रहा है। हिंदुस्तान का शुमार आज दुनिया के बेहतरीन देशों में हो रहा है। रामपुर में भाजपा के नेताओं ने रोड शो किया। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रोड शो में शामिल और कई अन्य नेता और मंत्री भी रोड शो में शामिल हैं। देखिए रामपुर में उपचुनाव है और उससे पहले लगातार कोशिश यही की जा रही है कि कैसे जनता का दिल जीता जाए। तो रामपुर में भाजपा नेताओं का रोड शो की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस रोड शो में शामिल हुए। कई अन्य नेता, कई और मंत्री भी इस रोड शो का हिस्सा बने। रामपुर उपचुनाव से पहले ये रोड शो निकाला गया भाजपा के नेताओं की तरफ से और भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए। कई अन्य मंत्री, कई अन्य नेता भी इस रोड शो का हिस्सा बने और तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहे और रोड शो निकाला। और देखिए यूपी सरकार पर श्रीकांत त्यागी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि त्यागी समाज ने वोट देकर सरकार बनाई, लेकिन भाजपा सरकार त्यागी समाज के बच्चों को फंसा रही है। त्यागी ने यह भी कहा कि उसके खिलाफ गलत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में त्यागी समाज ने तो ऐतिहासिक वोट देकर सरकार बनाने का काम किया 2017 और 2022 में। उसका परिणाम त्यागी समाज को ये मिला कि त्यागी समाज के बच्चों पर झूठे मुकदमे, हमारे ऊपर झूठी कार्रवाई, झूठे गैंगस्टर, एक छोटे से मुकदमे का षड्यंत्र पूर्व प्रायोजित और कूटरचित तरीके से जिस तरीके से हमें फंसाने का काम किया, उसमें कोई न्यायिक जांच नहीं हुई। और जसवंत नगर में देखिए शिवपाल यादव ने डिंपल के लिए प्रचार किया। नेताजी नहीं है इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। शिवपाल यादव ने मंच से बयान दिया। मैनपुरी से डिंपल को जिताना है, लोगों की इच्छा थी, इसलिए मैं और अखिलेश एक हो गए हैं। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि आगे अखिलेश का भी सहयोग लेने का काम करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप इस वक्त की देख रहे हैं, जहां ये बड़ा बयान शिवपाल यादव की तरफ से दिया गया। भाजपा प्रत्याशी मेरा चेला है, वो चेला नहीं स्वार्थी है। अगर शिष्य होता तो मुझे बताकर पार्टी से जाता। तो ये बड़ा बयान है देखिए जो दिया गया है शिवपाल यादव की तरफ से। और उन्होंने डिंपल यादव के समर्थन में वोट की भी अपील की। कहा कि मैं और अखिलेश एक हो गए, लोग भी यही चाहते थे, जनता भी यही चाहती थी और हमने ऐसा ही किया। खबर इटावा से। अखिलेश यादव ने फिर से चाचा शिवपाल के पांव छुए। जसवंत नगर में सपा प्रसपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के पांव छूकर आशीर्वाद लिया उनका। तस्वीर सामने आई है, देखिए
अब चाचा भतीजे एकजुट हो गए हैं और मंच से भी ऐलान किया जा रहा है कि अखिलेश यादव को आपने सुना भी था, उन्होंने कहा था कि चाचा भतीजे में कभी दूरियां थी नहीं, ये राजनीतिक दूरियां थी, लेकिन अब वो दूरियां भी समाप्त हो गई हैं। और मंच पर एक बार फिर से इटावा में जब सम्मेलन में शामिल हुए थे अखिलेश यादव, तो चाचा के पांव छूते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए सबसे पहले वो नजर आए। ये तस्वीर है इटावा से, जहां अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव अपने चाचा के पांव छुए, आशीर्वाद लिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला, बड़ों के पैर छूना अच्छी बात है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, चाचा और बड़ों का चरण स्पर्श कर सम्मान देना सही है, केवल चुनाव के दौरान ही सम्मान नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा ही सम्मान आगे भी देना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सपा और सफाई भाजपा के बढ़ते जनाधार से डर गए हैं, ऐसा कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि बड़ों का आशीर्वाद लेना अच्छी बात है, लेकिन केवल चुनाव के समय ही आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, आगे भी ये सम्मान ऐसे बना रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। तो ये ट्वीट भी देखिए किया गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि सम्मान दे, ये तो सही है, लेकिन केवल चुनाव के लिए सम्मान करें ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन पर्यंत होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सफाई और सफाई परिवार अब एक हो गया है, और ये देखिए भाजपा के बढ़ते जनाधार से वो डर गए हैं। ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया है। तो ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अपने पिता और चाचा बड़ों का चरण स्पर्श कर सम्मान दे, ये तो सही है, लेकिन केवल चुनाव के लिए ऐसा करना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन पर्यंत होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सफाई और सफाई परिवार भाजपा के बढ़ते हुए जनाधार से डर गए हैं। जय भाजपा तय भाजपा, ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य जो कि यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया। बड़ी जानकारी देखिए, देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सत्र से पहले विधेयकों को पास कराने पर रणनीति बनाई जाएगी। पर्यटन, शिक्षा के साथ कई विभागों के प्रस्ताव आ सकते हैं। महिला आरक्षण पर भी फैसला कोई लिया जा सकता है। कई विभागों में रिक्त पदों पर भी नियुक्ति का फैसला संभव है। तो देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक के दौरान मुहर लग सकती है। सत्र से पहले विधेयकों को पास कराने पर भी रणनीति बनेगी। इसी के साथ ही पर्यटन और शिक्षा के साथ कई ऐसे विभाग हैं जिन पर प्रस्ताव आ सकते हैं। महिला आरक्षण पर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की यह बैठक और इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो पास हो सकते हैं, जिन पर मुहर लग सकती है। महिला आरक्षण से संबंधित एक मुद्दा जिस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है, रणनीति बनाई जा सकती है। सत्र से पहले विधेयकों को पास कराने को लेकर भी कोई रणनीति बनाई जा सकती है। देहरादून में धामी कैबिनेट की यह बैठक शुरू हो चुकी है। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। महिला आरक्षण पर भी फैसला संभव है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।